Hello dear learners, welcome back to my channel and today we are going to discuss about nuclear magnetic spectroscopy. न्यूक्लियर मैग्नेटिक स्पेक्ट्रोस्कोपी एक एनालिटिकल टेक्निक है जो कि यूज की जाती है टू डिटरमाइन स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमारे पास एटम है, उसका जो न्यूक्लियाई है, हम उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे इसके अंदर और हमें पता चलेगा कि उसका एक्चुअली स्ट्रक्चर क्या रहेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड का। एनएमआर का यूज किस लिए किया जाता है? ताकि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर का हमें पता लग सके और हम उसकी प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को स्टडी कर सके। जंप टुवर्ड द प्रिंसिपल ऑफ एनएमआर। सो प्रिंसिपल क्या बोल रहा है एनएमआर का? वो बताता है कि एटम का जो न्यूक्लियाई है वो कैसे बिहेव करेगा एक स्मॉल मैग्नेट की तरह। ठीक है, कुछ न्यूक्लियाई है हमारे पास लाइक हाइड्रोजन, कार्बन 13, वो कैसे बिहेव करेंगे स्पिनिंग मैग्नेट्स की तरह। के पास क्या है, एक न्यूक्लियर स्पिन की प्रॉपर्टी है। जब हम किसी भी एटम के न्यूक्लियस के ऊपर बाहर से कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जो स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या करेगा, दो तरीके से अलाइन करेगा। कैसे करेगा? एक पैरेलल हो सकता है और एक होता है एंटी पैरेलल। जो पैरेलल है वो क्या है, लो एनर्जी स्टेट, वो कहाँ पे अलाइन होगा, टुवर्ड द फील्ड। और एंटी पैरेलल क्या हो जाएगा, हाई इन एनर्जी स्टेट, जो कि फील्ड के अगेंस्ट लाई करेगा, अलाइन करेगा। मतलब तो जैसे ही हमने बाहर से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो दो डायरेक्शन है, या तो वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएगा, पैरेलल जाएगा जिसकी एनर्जी क्या है, कम है, और या तो वो फील्ड के अपोजिट जाएगा। फील्ड के अपोजिट जाएगा मींस एंटी पैरेलल, हाई इन एनर्जी, और वो फील्ड के क्या हो जाएगा, अगेंस्ट होगा, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा ना। वो एक लो एनर्जी स्टेट है, एक हाई एनर्जी स्टेट है, तो इन जो दो स्टेट के बीच में क्या क्रिएट होगा, एक एनर्जी डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। अलाइनमेंट हुई है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, एक पैरेलल जा रहा है, एक एंटी पैरेलल जा रहा है, एक की एनर्जी ज़्यादा है, एक की कम है, तो उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस हुआ, एनर्जी गैप प्रोड्यूस हुआ, एनर्जी डिफरेंस क्रिएट हो गया उन दोनों स्टेट के बीच में। तो जो वो एनर्जी डिफरेंस है, भले ही वो कम हो लेकिन वो एग्जिस्ट तो कर रहा है ना, उस एनर्जी गैप पे डिपेंड करेगा कि हमारा जो न्यूक्लियस है वो कैसा है और उसका केमिकल एनवायरनमेंट कैसा रहेगा। अब हम क्या करेंगे, रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडिएशंस का यूज़ करेंगे ताकि हम एक राइट अमाउंट ऑफ एनर्जी को स्ट्राइक करा सके, ताकि न्यूक्लियस जो लो एनर्जी स्टेट में है वो एब्जॉर्ब करे, फ्लिप करे हायर एनर्जी स्टेट में, और इस फ्लिपिंग को, लो एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाने की फ्लिपिंग को हम क्या बोल रहे हैं, रेजोनेंस। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है रिलैक्सेशन एंड सिग्नल डिटेक्शन। तो इसमें क्या हुआ, एक्साइटेशन के बाद लो एनर्जी से हाई एनर्जी मूव कर गया, बाद क्या हुआ, जो न्यूक्लियाई है वो इवेंचुअली क्या करेगा, जब तक एनर्जी उसे मिली वो एक्साइटेड स्टेट में रहा, उसके बाद वो रिलैक्स करेगा ना, तो वो रिलैक्स करेगा तो वो कहाँ आ जाएगा, लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा, और जब वो नीचे आएगा तो वो क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, जो एनर्जी उसने अब्जॉर्ब की थी वही एनर्जी वो क्या करेगा, लूज करेगा, और वो जो एनर्जी उसने लूज की है वो एज आ डिटेक्शन ऑफ एनएमआर सिग्नल, जो एनर्जी रिलीज हुई है उसको एज हम क्या डिटेक्ट कर लेंगे, और जो हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं उसको स्पेक्ट्रम में कन्वर्ट कर देंगे। इसमें क्या होगा, हमें कैसे पता लगेगा कि एक रेजोनेंस प्रोसेस के लिए कितनी एनर्जी नीडेड है? वो किस पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट अराउंड द न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस के अराउंड कैसा एनवायरनमेंट है, इलेक्ट्रॉन एनवायरनमेंट कैसा है। इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करेगा तो वो क्या क्रिएट करेगा, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, जिससे क्या होगा, या तो शील्डिंग होगी या डी शील्डिंग होगी न्यूक्लियस के अराउंड। और उसी वजह से क्या हो रहा है, शील्डिंग और डी शील्डिंग को आप ऐसे समझ लो, अभी के लिए शील्डिंग हो जाता है किसी चीज़ को शील्ड करना, कवर अप करना, और डी शील्डिंग हो जाता है कि उस चीज़ को रास्ते से हट जाना, मतलब कि कवर अप ना करना वो चीज़। और इसी वजह से क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन स्मॉल मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, क्रिएट करेगा वो फील्ड को, तो क्या होगा, सिग्नल जो है हमें डिफरेंट पोजीशन पे देखने को मिलेगा। और उसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि केमिकल शिफ्ट बोलते हैं हम उसको, जो हमें डिफरेंट सिग्नल मिलेंगे। ठीक है, उसको बोलते हैं केमिकल शिफ्ट। केमिकल शिफ्ट को भी हम नेक्स्ट पे डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट दीज टर्म्स, शील्डिंग, डी शील्डिंग एंड केमिकल शिफ्ट। वी विल डिस्कस इट फर्दर टू द नेक्स्ट स्लाइड्स। लेट्स सी हाउ एनएमआर वर्क। एनएमआर कैसे काम करती है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने न्यूक्लियाई प्लेस किया, उसके बाद एक्साइटेशन हुआ, उसके अंदर रेडियो वेव्स
हमने फॉल करवाई, फिर क्या हुआ, सिग्नल हमने डिटेक्ट किए, फिर इंटरप्रेटिंग डिफरेंस बिटवीन देयर सराउंडिंग, यानी कि केमिकल इन्वायरमेंट हम देखेंगे कि कैसा है, सिग्नल्स हमें बताएंगे कि कहाँ कहाँ सिग्नल मिले हैं, उससे हमें पता चलेगा कि केमिकल इन्वायरमेंट कैसा है। ठीक है, ये सब। अभी हम देखते हैं कि केमिकल शिफ्ट क्या है। तो केमिकल शिफ्ट हमें बताएगा कि न्यूक्लियस की रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी के अंदर कितना चेंज आएगा। और हमें पता है न्यूक्लियस की सराउंडिंग में कोई भी प्रोटॉन, डी शील्डिंग कुछ भी हो सकता है, कोई भी उसके नेबर में प्रेजेंट हो सकता है ना, तो वो भी क्या करेगा, उसको अफेक्ट करेगा। ठीक है, और हम ना ये जो केमिकल शिफ्ट मेजर करेंगे, हम किसी एक रिलेटिव रेफरेंस लेंगे इसके अंदर किसी भी कंपाउंड का। ठीक है, तो केमिकल शिफ्ट से हमें क्या पता चला कि चेंज इन रेडियो फ्रिक्वेंसी, न्यूक्लियस की रेडियो फ्रिक्वेंसी के अंदर कितना चेंज आएगा, इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट अगर उसके पास है, उसकी वजह से न्यूक्लियस फ्रिक्वेंसी में क्या चेंज आएगा। देखो, जो हमारा न्यूक्लियस है, हमने बाहर से क्या मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, और बाहर से जो मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, तो जो न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, लोकल स्मॉल मैग्नेटिक क्रिएट कर लेंगे वो। ठीक है, उससे क्या होगा, या तो वो फेवर करेंगे, उसको शील्ड करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, या उसको क्या करेंगे, डीशील्ड करेंगे, मतलब उसके फेवर में नहीं होंगे वो। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को वो क्या करेंगे, या तो अपोज करेंगे या क्या करेंगे, एक्सपोज करेंगे। ठीक है, और देखो यही रीज़न है कि मॉलिक्यूल हर एक जो मॉलिक्यूल है वो रेडियो फ्रिक्वेंसी को, जो रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी है उसको क्या है, डिफरेंट पोजीशन पे क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलेंगे, केमिकल शिफ्ट बोलेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि केमिकल शिफ्ट को हम कैसे मेजर करते हैं। हम मेजर करते हैं इसको पार्ट्स पर मिलियन, ppm। और हमने जो बोला था स्टार्टिंग में, हम कि एक रेफरेंस कंपाउंड लेते हैं। वो रेफरेंस कंपाउंड क्या है, टेट्रामिथाइल सिलेन, TMS, SiCH3 की 4 पार। ठीक है, इसका कितना सेट है ppm का, 0 ppm। देखो, जो केमिकल शिफ्ट है वो हमें हेल्प करेगी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप को डिटेक्ट करने में। अब हम देखते हैं एग्जांपल, जैसे एल्डिहाइड जो प्रोटॉन है, एल्डिहाइड का जो प्रोटॉन है CHO, उसका जो प्रोटॉन है वो हमें कहाँ पे अपीयर होगा, केमिकल शिफ्ट का 9 to 10 ppm। और अगर हम एरोमेटिक की बात करें तो वो 7 to 8 ppm दिखेगा। देखो, ये वैल्यूज़ भी तो हमें पता लगी है ना कि वो एल्डिहाइड प्रोटॉन है तो हमें वो 9 to 10 ppm दिखेगा, एरोमेटिक है तो 7 to 8 दिखेगा। तो यही केमिकल शिफ्ट हमें डिफ्रेंशिएट करेगा, बताएगा कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे प्रेजेंट है। देखो, हमें पता है न्यूक्लियस है और उसके सराउंडिंग में क्या है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, और बाहर से हमने क्या है, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के अराउंड मूव करेंगे वो क्या एज अ किसकी तरह एक्ट करेंगे, प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह। किसके अगेंस्ट, जो बाहर से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है उसके अगेंस्ट वो एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करेंगे। अगर ये शील्ड रिड्यूस हो गई तो जो इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड है जो न्यूक्लियस फील करेगा, जो न्यूक्लियस को एग्जैक्ट मैग्नेटिक फील्ड फील होगा, वो कम हो जाएगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, शील्डिंग बोलते हैं। हायर रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी टू रेजोनेट, मतलब अगर शील्डिंग है तो न्यूक्लियस को क्या नीडेड होगा, रेडियो फ्रिक्वेंसी की जो एनर्जी है वो ज़्यादा लगेगी, यानी कि हायर अमाउंट में रिक्वायर्ड होगी ताकि वो रेजोनेट हो सके। अब देखो, इन्होंने बोला है कि जो स्पेक्ट्रम के अंदर हमें जो शील्डेड न्यूक्लियाई है वो कहाँ दिखेगा, अपफील्ड, मतलब कि वो लोअर ppm की तरफ दिखेगा जो 0 के क्लोज होगा। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं हम इसका। हमारी जो सिंपल एल्कीन होती है CH2 CH3, हमें क्या होती है, वो मोर शील्डेड होती है, और वो कहाँ पे अपीयर होगी, 0.5 to 2 ppm, यानी कि वो 0 के बहुत क्लोज है। देखो, यहाँ पे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो खींच लिया जाएगा किसके द्वारा, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो गया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन हो, कोई भी पाई बॉन्ड, वो क्या कर देगा, शील्डिंग को वीक कर देगा। वीक कैसे करेगा, क्योंकि जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग, मतलब जो न्यूक्लियस है वो मैग्नेटिक फील्ड को वो फील करेगा ज़्यादा, लेकिन शील्डिंग में क्या हो रहा था, वो रिड्यूस हो गया था। ठीक है, तो दिस इज द पॉइंट है, न्यूक्लियस बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को फील करेगा। ठीक है, देखो, अगर डी शील्डिंग है तो न्यूक्लियस कहाँ पे एब्जॉर्ब होगा, लो रेडियो फ्रिक्वेंसी पे।
बिकॉज ऑफ डी शील्डिंग वो ऑलरेडी इतना मैग्नेटिक फील्ड को फील कर रहा है, तो वो रिजल्ट जल्दी हो जाएगा। और अगर हम स्पेक्ट्रम में देखें तो जो डी शील्डेड न्यूक्लियाई है वो हमारा डाउनफील्ड पे दिखेगा। हमें कहाँ पे दिखेगा? लोअर पीपीएम वैल्यू पे, ठीक है। अगर हम प्रोटॉन की बात करें एल्डिहाइड और डी शील्डिंग के अंदर, तो हमें कहाँ पे दिख रहे हैं? 3 to 10 ppm। ओके, देखो क्या है? शील्डिंग है। शील्डिंग क्या है? एक प्रोटेक्शन है जो कि सिग्नल को मूव करेगा अपफील्ड लो पीपीएम वैल्यू पे। लेकिन डी शील्डिंग क्या करेगी? एक्सपोज करेगी उसको, सिग्नल को मूव करेगी डाउनफील्ड की तरफ और हाई पीपीएम वैल्यू हमें शो करेंगी। देखो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं स्पिन स्पिन इंटरेक्शन पर। देखो स्पिन स्पिन इंटरेक्शन हमें बताती है कि इफेक्ट ऑफ नेबरिंग न्यूक्लियाई, जो हमारा न्यूक्लियाई है उसका किसी दूसरे प्रोटॉन के ऊपर क्या इफेक्ट है एनएमआर सिग्नल के अंदर। तो एनएमआर सिग्नल के अंदर हमारा अगर कोई साइड में प्रोटॉन प्रेजेंट है तो उसके अकॉर्डिंग स्प्लिट हो जाएंगी पीक्स। अब देखो हमें पता है कि हर एक जो न्यूक्लियाई है वो किसकी तरह एक्ट करेगा? एक मैग्नेट की तरह। और जो पड़ोस में जो प्रेजेंट है, हमारे जो नेबर में न्यूक्लियाई है, उससे भी तो अफेक्ट होगा हमारा जो मैग्नेटिक इन्वायरमेंट है। जो न्यूक्लियाई है वो इन्फ्लुएंस होगा एक दूसरे के मैग्नेटिक इन्वायरमेंट से। तो क्या होगा यहाँ पे? इसी की वजह से न्यूक्लियाई जो है वो सिंगल पीक नहीं देगा, वो क्या हो जाएगा? स्प्लिट हो जाएगा। वो किस पे डिपेंड करेगा? मतलब जो ये स्प्लिटिंग हुई है वो किसके बेसिस पे हुई है कि नेबर में कौन सा प्रोटॉन प्रेजेंट है, ठीक है, नेबरिंग एटम पर। अब देखो हमें पता है कि हमें एक शार्प पीक की जगह बहुत सारे मल्टीपल्स ऑफ पीक मिलेंगे, सिंगलेट, क्वाड्रेट, ठीक है। और जो ये हमें ट्रिपलेट, डबलेट मिलेंगे, इनसे हमें क्या पता चलेगा कि नेबर में कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है हमारे, ठीक है। देखो n+1 रूल क्या बताता है हमें? अगर हमारे पास n क्या है? नेबरिंग प्रोटॉन, तो जो सिग्नल है वो स्प्लिट हो जाएगा n+1 में। मतलब अगर हमारे पास नेबरिंग प्रोटॉन 2 है यानी CH2 है, तो हमें कितना मिलेगा? n+1 यानी कि ट्रिपलेट मिलेगा। और अगर हमारे नेबर में क्या है? CH3 है, देन 3+1, एक ज़्यादा बढ़ के मिलेगा ना, n+1 रूल है, तो कितना हो जाएगा? क्वाड्रेट हो जाएगा। तो अब हमें ये पता चल गया है कि कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नेबर में प्रेजेंट है। तो स्पिन स्पिन इंटरेक्शन हमें किसके बारे में बताती है कि कितने एटम कनेक्टेड है किसी मॉलिक्यूल से। अब हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ मेजरमेंट इन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है कि सैंपल को हम प्लेस कर देंगे, लिक्विड और सॉलिड जो भी हमारा सैंपल है, कुछ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एनएमआर इंस्ट्रूमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लियर अलाइनमेंट। कुछ सर्टन न्यूक्लियाई हैं जैसे 1H हाइड्रोजन और 13 कार्बन आइसोटॉप्स हैं, बिहेव करेंगे मैग्नेट की तरह। और मैग्नेटिक फील्ड है जो इन न्यूक्लियाई का, वो अलाइन करेगा या तो लो एनर्जी पे या फिर हायर एनर्जी फील्ड पर। रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्स, तो रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव हमने अप्लाई कर दी, उससे क्या हुआ? प्रोवाइड एनर्जी टू फ्लिप द न्यूक्लियाई फ्रॉम द लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट। देखो जैसे ही हमने रेडियो फ्रिक्वेंसी प्रोवाइड की, क्या हुआ? जो न्यूक्लियाई है वो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी मूव करेगा। अब आता है रिलैक्सेशन और सिग्नल एमिशन। जब हमने RF पल्सेस को स्टॉप किया, मतलब कि रेडियो फ्रिक्वेंसी देना बंद कर दिया, तो जो एक्साइटेड न्यूक्लियाई है वो अपनी बैक उसी पोजीशन पे आएगा जहाँ से वो आया था, यानी कि वो हायर स्टेट से कहाँ जाएगा? लोअर स्टेट में जाएगा। इस रिलैक्सेशन पीरियड के अंदर जो एनर्जी वो रिलीज़ करेगा, उसी एनर्जी को हम डिटेक्ट करते हैं एज अ NMR सिग्नल। हमें पता है कि रेडियो फ्रिक्वेंसी जब हमने दी तो एनर्जी, लोअर एनर्जी से वो हायर एनर्जी मूव करा, और जब हमने देना बंद कर दिया उसको रेडियो फ्रिक्वेंसी, तो वो क्या करेगा? एक्साइटेड स्टेट से लोअर स्टेट में तो आएगा ही ना, हायर स्टेट से। तो वो हायर स्टेट से लोअर स्टेट में जब आएगा तो वो क्या करेगा? एनर्जी रिलीज़ करेगा, और जो एनर्जी उसने रिलीज़ की है हम उसको डिटेक्ट कर लेंगे एज अ NMR सिग्नल। देखो अब वो सिग्नल हमें मिल गया, तो हम उसको डिटेक्ट कैसे करेंगे? उसके लिए क्या है? फ्री इंडक्शन डिके। एक इंस्ट्रूमेंट जिससे क्या होगा, जो एनर्जी रिलीज़ हुई है उसको हम क्या करेंगे? डिटेक्ट कर लेंगे। और इस सिग्नल को FID बोल रहे हैं हम, फ्री इंडक्शन डिके, यानी कि एक रॉ इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। तो वो सिग्नल क्या है? रॉ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। देखो जो FID था वो मैथमेटिकल कन्वर्टर था, ठीक है,
वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल था ना, उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, स्पेक्ट्रम में, फोरियर ट्रांसफॉर्म की हेल्प से। और जो पीक्स हमें मिलेंगी डिफरेंट पोजीशंस पर, यानी कि केमिकल शिफ्ट जो हमें शो होगी, ठीक है, स्पेक्ट्रम के अंदर। देखो एनालिसिस करेंगे हम कि पोजीशन जो मिली है हमें पीक्स की, वो हमें क्या बता रही हैं केमिकल इन्वायरमेंट के बारे में, कि न्यूक्लियस के सराउंडिंग में कैसे प्रोटॉन प्रेजेंट हैं। और जो पीक्स स्प्लिट हुई हैं, स्प्लिटिंग ऑफ पीक्स हमें क्या दिखाएंगी, स्पिन कपलिंग दिखाएंगी। और जो एरिया है उन पीक्स के अंडर का, वो हमें बताएंगे कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट कितने हैं उसमें, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी स्पेक्ट्रम से। So this is all about today's video. If you like this video, then hit the like button, share and subscribe to my channel, and thank you so much.